जिस तरह से पब्लिक सेक्टर पर हमला है, जिस तरह से सरकारी बैंकों पर हमला है, जिस तरह से एडहॉक पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो दलित समाज को तो आग बबूला हो जाना चाहिए। जिन संस्थाओं और जिन व्यक्तियों के वजह से दलित समाज सरकारी नौकरी में बड़े पैमाने पर आया, बाबा साहब ने तो दर्शन दिया, लागू किया बाबू जगजीवन राम, नेहरू, इंदिरा गांधी, बाद में राजीव जी। तो उनके इन लोगों के द्वारा दलितों को सिस्टम में एज गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर्स लाने में इतनी बड़ी भूमिका थी इसमें, और जो लोग इन नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र वाले, उसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है। अभी जब गवर्नमेंट नौकरियां जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या यह नहीं निकलता है कि जैसे जैसे सरकारी नौकरियों में दलित कम होंगे वैसे वैसे समाज से दलितों को नमस्ते मिलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगर दलित एक IAS अफसर हो गया या इंस्पेक्टर हो गया या TT हो गया या हेडमास्टर हो गया, तो उसके नीचे काम करने वाले लोग कितने भी जातिवादी क्यों न हो, ऑफिस में आके तो सलाम नमस्ते करेंगे ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचारों की तरह तरह से व्याख्या की जा रही है, इतिहासकार द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा, सोशियोलॉजिस्ट द्वारा, पॉलिटिशियन द्वारा, और उस पर कॉपीराइट का बहुत लोग दावा भी करते हैं कि वही असली वारिस हैं। वैचारिक वारिस कितना है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब को अगर समझा जाए, अगर उनके मिशन को समझा जाए, तो कैसे समझे? क्या उनका मिशन स्टेटमेंट था? क्या वो अपने शासक जमात बनाना चाहते थे? उसके क्या मायने थे? लगातार मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया था, नहीं, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1942, तो उसमें क्लियरली लिखा था, उसने पूरे आंकड़े बाबा साहब ने दिए थे कि 1056 ICS में से सिर्फ एक दलित वर्ग का है, एक। और शिक्षा और रोजगार उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हर मंचों से मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि शिक्षा होगा तब रोजगार मिलेगी, और रोजगार नहीं मिलेगा तो समझिए दलित मिडिल क्लास का खात्मा तय है। इसका मतलब है कि जो सवर्ण समाज से सलामी मिलता था, नमस्ते साहब नमस्ते, तो नौकरी ख़त्म, शिक्षा ख़त्म, तो सलाम करने वाले लोगों की संख्या भी नमस्ते भी ख़त्म। चलिए, चंद्रभान जी हैं, आज समझते हैं ये बाबा साहब को कैसे समझते हैं, उनके विचारों को। जी चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं जिसकी चर्चा आप हम लोग करते रहते हैं जी, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो पिटीशन दिया था बाबा साहब ने ब्रिटिश वायसराय को, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब दलितों के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप कहा करते हैं कि उन्होंने लिखा है, मैंने भी देखा लिखा है उन्होंने कि सरकारी ठेकेदारी में एक ही ठेकेदार था। इट इज़ ए मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। यस, दलितों के लिए सरकारी नौकरी जीवन मरण का सवाल है, और इसके पक्ष में वो आर्गुमेंट दे रहे हैं गवर्नर जनरल को कि देखिए हिंदू समाज में शिक्षा तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि उनके लोगों को शिक्षा लेने के बाद नौकरी मिल जाती है। तो अगर दलित में सिर्फ एक ही ICS है, बाकी में 250 है, कोई 300 है, कोई 400 है, माइनॉरिटीज का भी हम समझते हैं 150 है, मुस्लिम समाज का उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा अगर दलितों में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो इनमें एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बहुत चिंतन करने लगा, फिर मुझे ये लगने लगा डॉक्टर साहब कि जो चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहे पर जिसका अर्थ उनके विभिन्न बाकी रचनाओं से, स्टेटमेंट से मिलता है, उसका क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि जब हाई स्कूल 12 पढ़ के लोग बाबा साहब का अंबेडकर बात को परिभाषित कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। इतने हाईली एजुकेटेड थे
और इतने हाई क्लास कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया था, बिल्कुल वेस्टर्न नवाब साहब लगते थे। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली नहीं कहते थे, बहुत क्लियरली कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, पर आम जो दलित मास को समझाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने कहा हम भी डॉक्टर अम्बेडकर बात को परिभाषित करेंगे। हाँ, हम भी परिभाषित करेंगे। तो सरकारी नौकरी कितना इम्पॉर्टेंट है दलित समाज के लिए, इसका मैं सोचते सोचते ये देखा कि गवर्नमेंट है, इंडियन स्टेट है, रिपब्लिक है, यह एक अलग सिविलाइजेशन है, अलग सभ्यता है। ये जाति सभ्यता के मुकाबले यह नई सभ्यता है। तो अगर दलित एक IAS अफसर हो गया या इंस्पेक्टर हो गया या TT हो गया या हेडमास्टर हो गया, तो उसके नीचे काम करने वाले लोग कितने भी जातिवादी क्यों न हो, ऑफिस में आके तो सलाम नमस्ते करेंगे ना। जब यही लोग अपने गांव वापस जाते हैं, अभी कुछ अपवाद 10-20 साल में हो गया होगा, पर क्या 25 साल पहले जाइए तो कोई कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, गांव में लोग सलाम करने लगते थे। आपको एक कहानी बताऊंगा, ये अभी मैंने लोगों से सुना है, लखनऊ में सुना है, जब दलित शिक्षा आंदोलन चला रहे थे, एक ऑफिसर हुआ करते, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन लोगों ने से सुना है मैंने, और मैं क्यों झूठ बोलूँगा। एक थे RD सोनकर, बहुत माने जाने IAS अफसर, और RP सरोज जो ADG होके रिटायर हुए हैं IPS 64 बैच के, उनका कहना है कि RD सोनकर साहब पहले दलित IAS ऑफिसर UP से थे। तो उनके बारे में कहावत ये है, वो फतेहपुर के रहने वाले थे। अच्छा। तो वो कहीं आसपास के ज़िले में कलेक्टर बने होंगे। पहले तो लोग SDM बनते हैं, ADM बनते हैं, फिर 5-7 साल में कलेक्टर बन जाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि हम गांव आएंगे, और गांव में मैसेज भेज दिया होगा चपरासी वगैरह को कि थोड़ा साफ़ सुथरा कर दें। इनके साथ और भी लोग SDM वगैरह भी लग गए होंगे, तहसीलदार भी लग गया होगा। उस समय तो कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज तो कलेक्टर का ऑफिस में वो क्या नाम है, ब्लॉक प्रमुख जाके घुस जाता है और डांट देता है कलेक्टर को। तो पूरे ताम झाम के साथ कलेक्टर साहब सोनकर साहब गए अपने गांव के सवर्ण लोगों या गैर जाति लोग, उसमें OBC के लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों ने आके गांव पर उनको छेक लिया। बोला कि आप कलेक्टर जहाँ होंगे वहाँ होंगे, आप कलेक्ट्रेट में कलेक्टर होंगे, यहाँ तो आप गाड़ी खड़ी करिए, पैदल घर जाइए अपने। तो अब यह एक जातीय सभ्यता है, वो क्लैश चल रहा है, अभी क्लैश चल रहा है। तो जो है उनको पैदल जाना पड़ा। तो किस तरह से, जिसको गांधी जी बोलते थे ग्राम स्वराज, गांव का अपना एक अलग ही रिपब्लिक है, तो स्टेट जो है, रिपब्लिक जो बाबा साहब का बनाने में जिनकी मेन भूमिका रही है, अंबेडकर और नेहरू और बाकी लोग मिलके, तो इसमें दलित का सरकारी नौकर होना, लेखपाल से लेके और IAS तक, एक नई सभ्यता में होना, जहाँ पर आपको स्टेट इतना अधिकार देता है कि आपका सबॉर्डिनेट आपको सैल्यूट करता ही करता है, चाहे भले वो जाके बाहर वो गाली दे रहा हो मन में या कुछ भी हो। तो अभी जब गवर्नमेंट नौकरियां जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या यह नहीं निकलता है कि जैसे जैसे सरकारी नौकरियों में दलित कम होंगे, वैसे वैसे समाज से दलितों को नमस्ते मिलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पर जो दलित समाज को मैं
अभी एक दृष्टि मैंने अपनाया है कि दलित समाज एक चीज़ है, दलित समाज की लीडरशिप दूसरी चीज़ है। और दलित समाज की लीडरशिप और दलित समाज आमने सामने खड़ा है, टकरा रहा है। और जो इटली के बहुत बड़े एक थिंकर हुए थे एंटोनियो ग्राम्स्की, हाँ, जो उनकी प्रिजन डायरी है, हाँ, जो जेल में लिखा उन्होंने, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया है हेजेमोनी का, कल्चरल हेजेमोनी, हाँ, आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी। तो जो आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी जो रूलिंग क्लास की होती है, तो उसको धीरे धीरे कल्चर के रूप में शोषित भी अपना लेता है ना, और उसको आइडियलाइज करता है उसे। हाँ, शोषण करने वाले की गतिविधि, उसके सिद्धांत, उसके दर्शन के प्रति सम्मान डेवलप कर लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, आप थिंकर हैं, आप भी इस पर चिंतन करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित लीडरशिप ने हिंदू राष्ट्र की हेजेमोनी को राजा बनने के लिए स्वीकार कर लिया है, इस चक्कर में कि हमें कभी न कभी राजा बना दिया जाएगा, हुक्मरान बना दिया जाएगा, पीएम बना दिया जाएगा, सीएम बना दिया जाएगा। तो अगर दलित मिडिल क्लास हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को स्वीकार कर लिया है, तो अब दलित मास क्या करे इसके लिए? यही वजह है, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे, कि जिन संस्थाओं और जिन व्यक्तियों के वजह से दलित समाज सरकारी नौकरी में बड़े पैमाने पर आया, बाबा साहब ने तो दर्शन दिया, लागू किया बाबू जगजीवन राम, नेहरू, इंदिरा गांधी, बाद में राजीव जी। तो उनके, इन लोगों के द्वारा दलितों को सिस्टम में एज गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर्स लाने में इतनी बड़ी भूमिका थी, इसमें और जो लोग इन नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र वाले, उसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है। यह सबसे ज़्यादा सत्ता का तो आप ही के प्रदेश में नशा है, वहीं सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुआ है, यूपी में ना। सरकारी स्कूल वहीं बंद हुआ है। हाँ, तो इसीलिए जो कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम जहाँ डेवलप नहीं होगा, तो कोई सीएम पीएम डीएम आए चले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? क्या फ़र्क? चंद्रशेखर जी पीएम हो गए, बीपी सिंह पीएम हो गए, तो क्या ठाकुर समाज की उन्नति हो गई बहुत ज़्यादा? ठाकुर समाज आज माइग्रेट कर रहे हैं, भागकर दिल्ली में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग, पंडित जी लोग इतने दिन का शासन रहे हैं, पंडित जी लोग चाय बेच रहे हैं। तो जो दलित समाज के समय सामने लड़कियों की शादी का जो संकट है, उस पर हम लोग कर चुके हैं बात। नहीं, उस पर आप जो है शेड्यूल्ड कास्ट मैट्रिमोनी एक है, उस पर आप भी रिसर्च करिए, मैं भी रिसर्च करके संडे वनडे तक आता हूँ। किस तरह से 28 जितनी उसमें मैट्रिमोनी में आ रहे हैं विज्ञापन, 28 साल से ऊपर लड़कियों की जो संख्या है, जो दूल्हा ढूंढ रही हैं, 50% से ऊपर है। तो वो उस पर, और इसका मायने क्या है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि दलित मिडिल क्लास को शायद इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि उसकी लीडरशिप, अपने को चाहे वो अम्बेडकरवादी कहें, चाहे लोहियावादी कहें, समाजवादी कहें, जो भी वादी कहें, दलित मिडिल क्लास को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि उसकी जो लीडरशिप का मतलब सिर्फ एमपी एमएलए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, लीडरशिप का मतलब मिशनरी भी, थिंकर भी, राइटर भी, और ये तमाम जो है 14 अप्रैल को किताबें बेचने और छापने और लिखने वाले, ये सब लोग मिलके एक लीडरशिप बनती है किसी समाज की, एकदम। तो बुर्जुआजी, मिडिल क्लास, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी। हाँ, बुर्जुआजी। तो कहीं दलित मिडिल क्लास ने ग्राम्सी के सिद्धांत के अनुसार आचरण शुरू कर दिया। हाँ, वो हिंदू
राष्ट्र की आइडियोलॉजी को कहीं इम्ब्रेस तो नहीं कर लिया है, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक सेक्टर पर हमला है, जिस तरह से सरकारी बैंकों पर हमला है, जिस तरह से एडहॉक पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो दलित समाज को तो आग बबूला हो जाना चाहिए। गुस्से में तमतमाते चेहरे लोगों के होने चाहिए, सड़क पर प्रदर्शन, यहाँ वहाँ धरना, ये आंखें लाल हो जानी चाहिए दलित मिडिल क्लास की। लेकिन इस बात को कहिए तो लोग आप ही को, चंद्रभान प्रसाद और रतनलाल ही कौन से कांग्रेसी दलाल बैठे हैं, आप कांग्रेस में घुस जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली चले ही जाएं। हाँ, क्योंकि जो है, जब तक किसी पॉलिटिकल सिस्टम में इंटेलेक्चुअल्स नहीं होंगे, भाई एक्टिविस्ट मिशनरी तो किसी की बात को लेके फैलाता है, समझाता है लोगों को, कहीं मारपीट हो गई जाकर वहाँ हेल्प करता है, लेकिन वो इन्विजन नहीं करता है ना कोई योजना। जैसे कि यूपी में एक्टिविस्ट मिशनरी लोगों की सरकार 3-4 बार आ गई, पर एक फेलोशिप नहीं मिल पाई ना विदेश जाने के लिए। महाराष्ट्र में जो है 75 फेलोशिप हो गई। तो और यूजीसी में जो फेलोशिप मिली है, लोग पूछते हैं ना कि रत्नलाल साहब आपने क्या किया, चंद्रभान प्रसाद आप तो कुछ करके दिखाइए। जब मांटेक सिंह का इंटरव्यू लिया था तो मांटेक सिंह ने क्या कहा है यूजीसी फेलोशिप, राजीव गांधी फेलोशिप के बारे में, आपके कहने से लागू हुआ उसमें। तो अब ये सब सारी नहीं, इनकी जो यूनिवर्सिटी की रोस्टर की लड़ाई हमने लड़ दी। हाँ 200 पॉइंट रोस्टर के सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा जजमेंट दिया था। हाँ, तो ये इसीलिए लड़ के 200 पॉइंट सरकार झुकाए भी हम लोग। तो इसके बावजूद भी आपको और रिकॉग्निशन, ये दलित लीडरशिप, उसको नौकरी चाहिए ही नहीं ना, राज सत्ता लेना है। नहीं, दलित प्रोफेसर, कितने सारे प्रोफेसर बन गए होंगे उस। अरे वो तो बन गए और तनख्वाह ले रहे हैं, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वह आपके इस काम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जो आज 40,000 पा रहा है, उससे क्या पता चंद्रभान प्रसाद का रोल उसमें क्या है। जो लखनऊ में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन गए, उसे क्या पता कि ये आया कैसे आया ये। तो जो दलित लीडरशिप है, इसने लगता है कि हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया है, कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया है कि यही सही है, इसी से मुक्ति मिलेगा। हाँ, तो इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर का रिजेक्शन ऑफिशियली अब मान लिया जाना चाहिए कि दलित लीडरशिप ने डॉक्टर अंबेडकर को, आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है, अंबेडकर को रिजेक्ट कर दिया है। आप डॉक्टर ये बताइए, सरकारी नौकरी के अलावा कितने दलित घर हैं जहाँ पर आप जाकर कोई भी जाके शादी की बात कर सकता है अपने बच्चों की, सरकारी नौकरी के बाहर। जो बिजनेस भी कर रहा है वो भी सरकारी नौकरी देखता है। जो बिजनेस कर रहा है उसके बच्चों से जल्दी शादियाँ नहीं होती हैं। तो एक तो थे वो कर्नाटक के 24 बार रिजेक्ट हुए, इंजीनियर थे, 40 लोगों को जब जॉब दिए हुए थे। जब मैं गया उनसे मिलने के लिए तो लोग पूछते थे कि उनके फादर एसडीएम थे, पूछते थे कि लड़का वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए थे, बीटेक, क्या करता है? तो वो उसका बिजनेस है, 40 लोग उसके यहाँ काम करते हैं, लेकिन नौकरी क्या करता है? तो अगर नौकरी इतनी बड़ी चीज़ है तो आज जब नौकरी खत्म हो रही है, आंदोलन क्यों नहीं है? तो आंदोलन क्यों नहीं है? अच्छा, उस मेमोरेंडम में उन्होंने 3 और सुझाव कि एक तो चूंकि इनकी पढ़ाई लिखाई लेट एंट्री होती है तो 3 साल उम्र बढ़ाई जाए आईसीएस में परीक्षा के लिए। दूसरा 100 रुपया फीस था उस समय, तो 100 रुपया दलित लोग देने की स्थिति में नहीं था, फीस माफी की जाए। और उसके अलावा एक कमिश्नर अपॉइंटमेंट की बात की थी जिससे कि इनकी रक्षा की जा सके, वो सब कोई चर्चा में नहीं है ना। क्योंकि दलित, जब कोई बात मैं कहता हूँ तो लगता है मैं गुस्से में हो गया हूँ और कोई बात कह रहा हूँ। दलित लीडरशिप ने अंबेडकर को रिजेक्ट कर दिया है, अंबेडकर को बाईपास करके कुछ और कर रहे हैं। तो दलित मिडिल क्लास भी अब धीरे धीरे उसी को उठा ले रहा है और मान ले रहा है। इसीलिए दलित समाज में किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है कि क्यों 26,000 स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी बंद हो रहे हैं। गूगल करिए आप तो हर
रोज़ हर साल 10,000, 15,000, 20,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का अपॉइंटमेंट बंद होकर के सब एडहॉक पर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है। लेकिन दलित समाज को इस बात का शायद एहसास नहीं है कि उनसे कोई नमस्ते करने वाला नहीं बचेगा। ये मेरी चिंता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान जी। और ये चिंता हमारी भी है, और बार बार ये बात हम क्यों उठा रहे हैं, ताकि इस पे जरा सा बल दीजिए और सोचिए कि पूरा जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है वो सरकारी एफर्ट से, अफर्मेटिव एक्शन से, रिजर्वेशन से ही हुआ है। चाहे गैस एजेंसी हो, पेट्रोल पंप हो, उसमें जो आरक्षण मिला है उसमें भी अब निजी प्लेयर आ रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकारी नौकरी में निजी प्लेयर आ चुके हैं, सब ठेके पे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है। तो जब नौकरियां ही नहीं रहते, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जरा आसपास अपना ढूंढिएगा। और बिजनेस भी कर रहे हैं, उनको बहुत कोई सम्मान की दृष्टि से समाज में नहीं देखा जाता। अरे 4 दलित जो है जिनके पास 50 करोड़ का 100 करोड़ का टर्नओवर है बैठे हों, और बीच में एक जो है रेलवे का इंस्पेक्टर आ जाए तो सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। तो अगर इतनी सरकारी नौकरी के प्रति प्यार है तो उसको बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं? बचाने के लिए कम से कम गुस्से का तो ऐसा इजहार करो। रोस्टर पे हमने किया था ना, पूरा आंदोलन चला दिया देश में, भारत बंद कॉल हो गया तो था। क्या दलित समाज आपका फोटो लेके देश भर में घूम रहा है? अरे किसी ने चाय भी न पिलाई होगी, अपने जेब से 1 लाख खर्चा हुआ था। वैसे 1 साल तैयारी हुई थी, और तो सब सोशल मीडिया में सब खबर है। इसीलिए मैं जो है 20 साल पहले 21 साल पहले चुपचाप बैठ गया था कि समाज का कुछ नहीं होने वाला है। सवाल हो चाहे ना, अपने हिस्से का काम तो कर दे कि बाद में कम से कम इतिहास लिखा जाएगा। जब प्रोटेस्ट का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नाम तो रहेगा ना, कायरों की लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। हाँ, तो ठीक है, ये बात सही है, मैं आपके साथ साथ हूँ। चलिए, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।